हेलो दोस्तों, आप लोगों का बिगनिंग आफ्टर द एंड के नए एपिसोड में स्वागत है। अगर आप लोगों ने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप बेशक जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल पे 5 घंटे वाला जो वीडियो है बिगनिंग आफ्टर द एंड का, उसमें अभी तक की पूरी कहानी है। और अगर आप लोगों ने देख रखा है तो बहुत ही बढ़िया। चलिए इसे शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में किंग जो होता है देखता है कि आर्थर ने इसके एक नाइट की एक ही पंच में धज्जियां उड़ा दी है। और इसको इसलिए भी हैरानी होती है क्योंकि असल में एक मामूली से लड़के ने इसके गार्ड की ऐसी हालत कर दी है, इसलिए इसको भी समझ में नहीं आता है कि आखिर इसके गार्ड्स को क्या हो गया है। मगर जैसे ये इसकी तरफ मुड़ के देखते हैं तो इसके और भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि आर्थर ने अभी अभी इसके गार्ड को पंच मारा है, जबकि दूसरे ही पल इसके बाजू में आके बेहोश पड़ गया है। और सभी लोग हैरान हो ही रहे होते हैं कि तभी लिलिया के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं क्योंकि इसने सेबेस्टियन के टूटे हुए पैर को देख लिया था। और जैसे सभी लोग इस चीज को देखते हैं तो वाकई में खौफ में आ जाते हैं और इस चीज को देख के घबरा से जाते हैं क्योंकि सेबेस्टियन का जो पैर है काफी बुरी तरीके से टूट रखा है और इसकी काफी ज्यादा बुरी हालत हो गई होती है। और ये अपनी दर्द भरी आवाज में कह रहा होता है कि मेरी मदद कीजिए। और इसकी ऐसी हालत को देख के किंग भी हैरान होता है, जबकि क्वीन कहती है कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो। लेस्टर जल्दी से जाके सेबेस्टियन के वाइटल्स को चेक करो। ग्रोविल जल्दी से जाके एक एमीटर को लेके आओ। जबकि इस तरफ हम आर्थर को देखते जो कि बेहोश होता है। मगर तभी हम देखते हैं कि कुछ जने आते हैं और उस गार्ड और सेबेस्टियन को ले जाने लगते हैं। जबकि इस तरफ रे जो होता है आर्थर की हार्ट बीट को चेक करता है तो इनको मालूम चलता है कि आर्थर जो है वो बस बेहोश है। जिसके बाद ये इसको उठा के ले जाने लगता है तो एलिस जो होती है आर्थर को हील करने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी ऐसी हालत को देख के ये वो भी नहीं कर पाती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी लोग एक अलग ही सदमे में होते हैं। जिसके बाद आर्थर को हम देखते हैं कि इसकी आंखें जो होती है रात के समय अपने ही बेडरूम में खुलती हैं, जहाँ इसका सिर दर्द हो रहा होता है और इसको समझ में नहीं आता है कि आखिर ये अपने रूम में कैसे आया। और इसको जो आखिरी चीज याद थी वो ये थी कि इसने स्टैटिक वॉइड का इस्तेमाल किया था, लेकिन इसने उसका कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। और ये वाकई में सिल्विया का काफी शुक्रगुजार है क्योंकि उसी के बदौलत ये स्टैटिक वॉइड का इस्तेमाल कर पाया, क्योंकि इसने उसकी ड्रैगन विल के एक्वायर फेज को अनलॉक कर चुका है। और इसकी मदद से आर्थर जो है ये टेम्परली अपने आप को टाइम के फ्लो से अलग कर सकता है। और ये गेम चेंजिंग एबिलिटी है और ये इसके पास इसलिए अवेलेबल है क्योंकि ये एक लेगेसी टेमर है, लेकिन ये भी इसको एक कीमत पे मिली है। और इतने सालों की ट्रेनिंग करने के बावजूद भी ये इस एबिलिटी को सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए इस्तेमाल कर पाता है, वो भी हार्श बैक क्लैश को फील किए बिना, क्योंकि अगर ये कुछ सेकंड से ज्यादा इस्तेमाल करता है तो इसको बैक क्लैश का भी सामना करना पड़ेगा। और न सिर्फ इसने इस बार ही अपनी लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल किया, बल्कि ये आर्थर का पहली बार है जब इसने किसी और पर्सन के ऊपर स्टैटिक वॉइड का इस्तेमाल किया है। और सारी सिचुएशन को सोचने के बाद आर्थर जो होता है ये अपने आप को लकी मानता है क्योंकि इसके बेहोश होने के साथ ही वहाँ पे सब कुछ ड्रामा खत्म हो गया था। और तभी आर्थर की मदर गेट पे आके कहती है कि अरे सिल्वी ठीक है, मैं गेट को खोलती हूँ। जबकि हम देखते हैं कि सिल्वी जो होती है आर्थर से मिलने के लिए बेकरार होती है, जबकि मदर कह रही होती है कि मैं श्योर हूँ कि डॉक्टर ने कहा था कि ये काफी जल्दी उठ जाएगा। और जैसे ये अंदर आती तो चौंक जाती है क्योंकि आर्थर जो था वो होश में आ चुका था। और सिल्वी जो होती है इसके चारों तरफ ही फुदकने लगती है खुशी के मारे। और एलिस जो होती है तुरंत इसको गले से लगा लेती है और कहती है कि डॉक्टर ने तो बताया था कि तुम शॉक की वजह से बेहोश हो गए थे और काफी जल्दी ही होश में आ जाओगे। और वैसे तो डॉक्टर ने कहा था कि तुम जल्दी होश में आ जाओगे, लेकिन उसने जो जल्दी कहा था वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। और देखो तकरीबन 8 आवर्स हो चुके हैं और मैं भी सच में पागल हूँ जो मैं इतनी ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। और देखो तो मैं दोबारा से रोने लगी। जबकि आर्थर जो था सोचता है कि मेरी वजह से इनको वापस से परेशान होना पड़ा। और तभी आर्थर के सिर में दर्द होने लगता है तो मदर पूछती है कि क्या कुछ गड़बड़ है, देख के ऐसा लगता है कि तुम दर्द में हो। तो आर्थर कहता है कि अरे कुछ भी नहीं, लेकिन मॉम मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ था, किसी का भी दिमाग ठिकाने पे नहीं था, खासकर बच्चों का। इसलिए किंग और उनकी फैमिली जो थी वो सबसे पहले वहाँ से चली गई और तुम्हारे फादर जो है वो नीचे लिविंग रूम में बैठे हैं किंग के रिप्रेजेंटेटिव के साथ और जो कुछ भी हुआ था उसे डिस्कस कर रहे हैं। तो आर्थर कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं नीचे जाके देखता हूँ कि आखिर क्या हो रहा है। तो एलिस कहती है कि तो फिर ठीक है, मैं जाके एली के साथ सोती हूँ, लेकिन क्या तुम सच में ठीक हो। तो आर्थर जो होता है कहता है कि मॉम अब मैं एकदम ठीक हूँ, इसलिए प्लीज जाके आप थोड़ा आराम कर लीजिए। और आर्थर जो होता है सिल्वी को मॉम के साथ जाने के लिए ही कहता है। और जब आर्थर लिविंग रूम की तरफ जा रहा होता है तो वहाँ पे रे कह रहा होता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे मनी के साथ कंपनसेट किया जा सके। मेरा जो बेटा है वो करीब करीब वहाँ पे मर ही गया था
था। और जैसे आर्थर यहाँ पे आता है तो रे पूछता है कि आर्थर तुम होश में आ गए? तो आर्थर जो होता है ये कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल पहले जैसा चकाचक हो गया हूँ। और वैसे यहाँ पे क्या चल रहा है? तो रे जो होता है थोड़ा गुस्से के साथ कहता है कि किंग का ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ये माफी के नाम पे कुछ गोल्ड कॉइन्स दे रहा है किंग की तरफ से, जो उन्होंने कहा था कि ये एक छोटा सा इंसिडेंट है। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव होता है ये कहता है कि तुम पक्का आर्थर लेविन होंगे, मैं जेस्पर हूँ और मैं मैजेस्टी के बिहाफ पे यहाँ पे आया हूँ जिससे कि जो कुछ भी आज हुआ है उसकी भरपाई कर सकूं। और ये कहते हुए ये गोल्ड कॉइन्स की तरफ इशारा कर रहा होता है, जबकि सिर्फ आर्थर भी अपने आप को बेचारा दिखाने के लिए तैयार था। और फिर ये कहता है कि मिस्टर जेस्पर आपका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जेस्पर कहता है कि तुम में तो वाकई में काफी तमीज है और जो कुछ भी हुआ मैं उसे ज्यादातर तुम्हारे फादर को बता चुका हूँ, लेकिन इसके साथ मैं तुम लोगों को ये भी इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि वो जो दो गार्ड्स है जिन्होंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था उनको उनकी पोजीशन से हटा दिया गया है। तो रे जो होता है कहता है कि चलो मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ, उन लोगों ने करीब करीब मेरे बेटे को मार ही दिया था और इसके बदले में किंग ने क्या किया, उनके हाथ हथेली पे मार के उनको गुड बाय कर दिया। तो जेस्पर कहता है कि तुम्हें इस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारा ही बेटा था जिसने सबसे पहले उल्टा जवाब दिया था, वो भी मैजेस्टी के सामने। और इन दोनों की बहस ऐसे चल ही रही होती कि तभी आर्थर जो होता है कहता है कि फादर मिस्टर जेस्पर जो है वो गलत भी नहीं है और वो मैं ही था जिसने हद पार की थी और इसके अलावा मैं हर्ट नहीं हुआ हूँ, इसलिए चलो इस मसले को यहीं पे खत्म करते हैं। और हाँ, हर्ट होने से याद आया मिस्टर जेस्पर, आखिर उस कंजूरर के साथ क्या हुआ था जिसका घुटना टूटा हुआ था? तो जेस्पर बताता है कि सेबेस्टियन जो है उसको उसकी पोजीशन से हटा दिया गया है, जबकि जो चोट उसे लग रखी है उसे अभी ट्रीट किया जा रहा है। और आर्थर पूछता है कि तो फिर वो क्या ये बता पाए कि आखिर एग्जैक्टली उसके लेग के साथ क्या हुआ था? तो जेस्पर बताता है कि होश में आ जाने के बाद वो बस एक ही राग गाया जा रहा है कि जिसने उसके पैर को तोड़ा है, इंजर्ड किया है, वो और कोई नहीं आर्थर है। और इस चीज को सुनते रे जो होता है चौंक जाता है और कहता है कि क्या आखिर ये किस तरह की बेतुकी सी बात है? तो जेस्पर जो होता है कहता है कि मिस्टर लेविन प्लीज मुझे पहले फिनिश करने दीजिए। सेबेस्टियन ने जो बताया था उसके हिसाब से उसके स्टाफ में जो माना की गड़बड़ हुई थी, तो हमें ऐसा लगता है कि फर्स्ट नाइट में से जो माना रिलीज हुआ था वो कंट्रोल में नहीं था, जिसकी वजह से उसने सेबेस्टियन के स्पेल के साथ इंटरफेयर किया, जिसके चलते ये सब कुछ हो गया। और इस चीज को सुन के आर्थर का मुंह खुला का खुला रह जाता और ये सोचता है कि क्या सच में? तो मतलब कि ये सारी चीजें ऐसी बेतुकी बात पे जाके खत्म हो जाएगी। और थोड़ी देर डिस्कस करने के बाद जेस्पर जो होता है यहाँ से जाने लगता है और तभी रे जो होता है ये आर्थर को वो गोल्ड कॉइन्स का बैग थमा देता है और कहता है कि आर्थर तुम ही हो जो कि करीब करीब मर गया था और इसके अलावा तुम जो एडवेंचरर की तरह शुरुआत कर रहे हो, तो शुरुआत करने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, इसलिए अब जाके सो के थोड़ा आराम कर लो। जबकि आर्थर जो होता है इस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करता है और ये यहाँ से जाते हुए वाकई में काफी खुश होता है क्योंकि सेबेस्टियन के साथ जो सिचुएशन थी वो बिना किसी दिक्कत के खत्म हो गई थी। और जब आर्थर इन गोल्ड कॉइन्स को रख ही रहा होता है कि तभी इसकी नजर सामान से भरी हुई पोटली पे जाती है और आज जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से इसने इस दुनिया के बारे में एक चीज तो अच्छे से जान ली है कि ये अभी भी एक बच्चा ही है, लेकिन जब ये एक एडवेंचरर बन जाएगा तब बात थोड़ी अलग होगी और इसके साथ शायद मैं राहत की सांस ले सकूंगा। इसके साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और फिर हमें अगले दिन मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक मार्केट से जगह को देखते हैं और यहाँ पे एक गिल्ड होती है जिसमें ये सभी लोग आए हुए थे और यहाँ पे पहले ही से काफी सारे एडवेंचरर्स होते हैं। और यहाँ पे हम रे को देखते हैं जो कहता है कि आखिर कौन जाने वाला है। तो एडम जो होता है कहता है कि बदकिस्मती से मैं अपना इस लिस्ट से नाम हटाना चाहूंगा क्योंकि बेबी सिटिंग करना मुझे सच में शोभा नहीं देगा और जिस हिसाब की मेरी पर्सनैलिटी है तो तुम्हारा बेटा जो है वो शायद असल में मुझे किसी दिन नींद में ही मार दे। और इस चीज को सुन के सभी लोग इसी बारे में सोचने लगते हैं कि कैसे आर्थर एडम को मार देगा जब ये सो रहा होगा। और इस चीज के बारे में सोच के लोग कहते हैं कि हाँ तुम्हारी बात में दम तो है, जबकि इस चीज को सुन के आर्थर भी हंसने लगा होता है। जबकि रे जो होता है ये कहता है कि असल में मैं ये चाहता हूँ कि डर्डन या फिर हेलन में से कोई आर्थर का साथ जाए और सच कहूँ तो हम लोग ज्यादा तो ऑफर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एलिस और मैं तुम लोगों को कंपेंसेट करने के लिए पूरी तरीके से
तैयार हैं किसी भी तरीके से, जिस तरीके से हम कर सकें, अगर तुम लोग ये हमारे लिए कर देते हो तो इस पर डर्डन कहता है कि रे आखिर तुम इस तरीके से क्यों बात कर रहे हो, यहाँ पे हम सभी ही एक फैमिली है और मुझे भी काफी अच्छा लगेगा आर्थर के साथ जाना, जिससे कि मैं इसको बड़ा होता हुआ देख सकूं। और हेलेन जो होती है कहती है कि डर्डन ने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें तो अभी तक पता चल जाना चाहिए था कि ये सब कुछ हम लोग पैसों के लिए नहीं करते हैं, और इसके अलावा हमने काफी अच्छा खासा ट्रेजरी हासिल कर लिया है अपनी पिछली डंजन रेड से। और तभी कोई अपना हाथ ऊपर उठाता है और कहता है कि मैं जाना चाहूंगी, और इस चीज को सुनकर सभी लोग काफी चौंक जाते हैं क्योंकि इसके लिए किसी ने भी बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और हम देखते हैं कि ये लड़की और कोई नहीं जैस्मिन होती है। तो ये लड़की कहती है कि जैस्मिन, लेकिन तुम्हें तो एस्कॉर्टिंग मिशंस काफी बुरे लगते हैं ना, यहाँ तक कि एडम से भी ज्यादा। तो जैस्मिन कहती है कि अब जब बात आर्थर की है तो कोई बात नहीं। तो इस चीज पे हेलन जो होती है कहती है कि लॉजिकली कहा जाए तो जैस्मिन जो ये सबसे ज्यादा सुटेबल पर्सन है आर्थर को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि डर्डन की जो खासियत है वो डिफेंसिव स्पेल्स में है, वो भी लार्जर पार्टीज के लिए, और प्रोटेक्ट करने के मामले में तो मैं भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। तो एलिस जो होती है कहती है कि जैस्मिन क्या तुम श्योर हो कि तुम इसे लेके ठीक रहोगी। तो इस चीज को सुन के जैस्मिन जो होती है खुशी खुशी थम्स अप कर देती है। तो एडम जो होता है ये कहता है कि बस इसको ही जाने दो, क्योंकि हम सभी के बीच में ये सिर्फ एक लौती है जो कि एक एलिमेंटल एफिनिटी के साथ ऑमेंटर है, और ये पिछले साल लाइट ऑरेंज स्टेज पे ब्रेक थ्रू करके इसे हासिल कर चुकी है, और इसके पास जो विंड एट्रीब्यूट है तो इस काम के लिए सबसे ज्यादा सूट करेगी। जबकि डर्डन जो होता है कहता है कि मैं भी इसे लेके सहमत हूँ। वैसे तो ये वाकई में काफी बुरी बात है, क्योंकि मैं भी आर्थर के साथ जाना चाहता था, लेकिन अगर एक से ज्यादा जाता है तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो रे जो होता है कहता है कि डर्डन शायद तुम अगली बार जा सकते हो, तो इसके लिए डर्डन भी मान जाता है। जबकि आर्थर जो होता है कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी केयर में रहूंगा, और इस चीज को सुन के जैस्मिन भी काफी खुश होती है। और इसी तरीके से पूरा दिन बीत जाता है और शाम के समय हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये सभी के सभी लोग लौट के आ गए होते हैं। और अंदर हम देखते हैं कि लिलिया जो होती है मेडिटेट कर रही होती है, जबकि ये लोग जैसे ही अंदर आते हैं तो एली चौंक जाती है और ये लिलिया पे भड़कते हुए कहते हैं कि लिली ये सच में बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि तुम मेरे बिना ट्रेनिंग कर रही हो। और फिर क्या था, एली जो होती है ये भी लिलिया के पास जाके बैठ जाती है ट्रेनिंग के लिए, और इन्हें देख के आर्थर सोचता है कि देख के ऐसा दिखता है कि लिलिया जो है ये अब खुद ही मेडिटेट कर पा रही है, वो भी मेरे बिना माना के इम्बीन किए हुए, जबकि जो एली है वो भी 7-8 साल की उम्र में अवेक कर पाएगी अगर इसमें मेडिटेट करने का पेशेंस रहा तो। लेकिन शायद यही बेहतर रहेगा कि ये ज्यादा जल्दी अवेक ना कर ले, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि इतनी कम उम्र में सबका अटेंशन इस पे आ जाए। और फिर आर्थर कहता है कि डैड क्या अब हम जल्दी से ऑक्शन हाउस चल सकते हैं, क्योंकि मैं एक स्वॉर्ड को लेना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम पिछली बारी वहाँ गए थे तब नहीं ले सका था। तो इसके लिए रे भी मान जाता है। और एलिस होती है कहती है कि ज्यादा समय तक वहाँ पे मत रुकना, क्योंकि मैं अब डिनर को बनाना शुरू कर रही हूँ। और लिलिया के माता पिता जो होते हैं ये ऑक्शन हाउस में ही काम कर रहे होते हैं, और इसके साथ ही इनका इंतजार भी। और तभी हम देखते हैं कि आर्थर और रे जो होते हैं यहाँ पे आ गए होते हैं, और उस इंसिडेंट के बाद आर्थर ने आज इनको पहली बार देखा होता है। और जैसे ये लोग इससे मिले होते हैं तो इन सभी ने ही आर्थर की हेल्थ को लेके जितने भी सवाल होते हैं उनकी झड़ी सी लगा दी होती है। और आर्थर जो होता है बड़ी मुश्किल से इनको विश्वास दिला पाता है कि ये एकदम ठीक है, और ये वाकई में काफी खुश है कि जो ये सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन ये लोग किंग के बिहेवियर की वजह से काफी ज्यादा नाराज से हैं। और विंसेंट जो होता है मुंह बनाते हुए कहता है कि मैं दावे के साथ शर्त लगा के कह सकता हूँ कि उन दोनों गार्ड्स को बस कुछ समय के लिए ही फायर किया गया है, और एक बार जो चीजें शांत हो जाए उन्हें वापस से ज्वाइन करवा लिया जाएगा, और उनको वापस से उनकी पोजीशन भी मिल जाएगी। तो इस पर रे भी कहता है कि हाँ मुझे भी यही लगता है। तो आर्थर जो होता है इनकी बात को इंटरप्ट करते हुए कहता है कि हम यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि मुझे एक स्वॉर्ड की जरूरत है, क्योंकि मुझे एडवेंचरर्स गिल्ड के अंदर अपना एप्लीकेशन टेस्ट भी तो देना है। तो विंसेंट कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तो करीब करीब भूल ही गया था, और शायद तुम्हें थोड़ा समय लग जाए उस तरीके की स्वॉर्ड को ढूंढने में जो कि तुम्हें पसंद आए। अगर जो भी है तुम्हें पूरी आजादी है चारों तरफ जाके उसे ढूंढने की। और फिर क्या था, आर्थर जो होता है अपनी नजर उठा के देखता है तो पाता है कि ये जो स्टोरेज रूम है ये वाकई में काफी ज्यादा बड़ा है, और यहाँ पे काफी सारे ट्रेजर्स वगैरह रखे हुए हैं, और ना सिर्फ ट्रेजर्स वगैरह बल्कि काफी सारे वेपन स्वॉर्ड वगैरह भी। और ये जो जगह होती है वाकई में काफी ज्यादा बढ़िया होती है, जिसे देख के आर्थर और सिल्वी काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन इनके चेहरे पे ये खुशी ज्यादा समय
समय तक नहीं रहती है और आर्थर का मुंह लटक गया होता है, क्योंकि यहाँ पे भले ही काफी तरीके की स्वॉर्ड्स हैं, लेकिन इनमें से एक भी वैसे नहीं है जैसे कि ये चाहता है। और इनको ही देख देख के काफी परेशान सा हो रहा होता है और फिर ये सोचता है कि ऐसा पक्का इसलिए ही होगा क्योंकि इस दुनिया में जो ज्यादातर वॉरियर्स हैं वो सभी ही ऑगमेंटर्स हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर जो है वो 2 हैंडेड स्वॉर्ड को यूज करते हैं, लेकिन जो 1 हैंडेड स्वॉर्ड को इस्तेमाल करते हैं उनकी स्वॉर्ड काफी लंबी होती है। जबकि आर्थर जो होता है एक ऐसी स्वॉर्ड को ढूंढ रहा होता है जो कि इसकी छोटी सी बॉडी के हिसाब से हो और उसे चलाने में भी आसानी हो। और जब आर्थर की छानबीन चली रही होती है कि तभी आर्थर को बैटमैन के ब्लेड्स मिले होते हैं और आर्थर सोचता है कि शायद इसे कोई और यूनिक वेपन इस्तेमाल कर लेना चाहिए, और लेकिन फिर इसे एहसास होता है कि ये एक नंबर का चमन लग रहा है। मगर तभी सिल्वी जो होती है ये एक टेबल के नीचे घुसी हुई होती है, तो आर्थर इससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ मिला, जबकि सिल्वी जो होती किसी तरीके की चीज को बाहर निकालती है और इसे लेके वाकई में काफी ज्यादा खुश होती है। तो इसे देख के आर्थर जो होता है कहता है कि क्या ये एक लकड़ी है, लेकिन सिल्वी जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो तो एक स्वॉर्ड है। मगर सिल्वी जो होती जबरदस्ती करती है, तो आर्थर जो होता है इसकी बात मान लेता है और इसे उठाने लगता है और कहता है कि मुझे सच में बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम क्या चाहती हो कि मैं इस स्टिक के साथ करूं। तभी आर्थर देखता है कि ये जो स्टिक है ये काफी हैवी है और बस एक स्टिक के हिसाब से इसका जो बैलेंस है वो काफी अजीब है और ये बिल्कुल ऐसी ही लग रही है जैसे कि ये एक स्वॉर्ड हो। और फिर आर्थर काफी ज्यादा हैरान होता है जैसे इसे रियलाइज होता है कि असल में ये स्टिक नहीं बल्कि एक स्वॉर्ड है। और आर्थर इसे निकालते हुए सोचता है कि क्या इसे इस्तेमाल करने के लिए मुझे अपने माना को इसमें इम्ब्यूड करने की जरूरत है। और फिर आर्थर अपने माना का इस्तेमाल करते हुए पूरा जोर लगा के इसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन काफी जोर लगाने के बावजूद भी आर्थर इसे नहीं निकाल पाता है। और इसकी जो थ्योरी थी कि सारे एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके ये कोशिश करे इसे निकालने की, मगर फिर भी ये जो स्वॉर्ड होती है जैसे कि तैसी रहती है। और फिर आर्थर सोचता है कि शायद ये एक सर्टेन एलिमेंटल एफिनिटी पे रिएक्ट करे, लेकिन वो भी नहीं होता है। और काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद आर्थर जो होता है थक हार जाता है और इसे भी समझ में नहीं आता है कि अगर कोई स्पेसिफिक एलिमेंट इसको अनलॉक नहीं कर सकता है तो फिर क्या कर सकता है। मगर तभी इसका ध्यान अपने हाथ में उस मार्क पे जाता है जो कि सिल्विया का मार्क था, और इसे देख के ये थोड़ा हैरान परेशान होते हुए सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर क्या था, आर्थर जो था एक बारी और वापस से इसे हाथ में ले लेता है और अपनी बीस्ट व्हील को एक्टिवेट करके इसे बाहर खींचने लगता है, जिसके बाद एक आवाज ही आती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। बिगनिंग आफ्टर द एंड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा हीरो आर्थर जो होता है ये अपनी बीस्ट व्हील को एक्टिवेट करता है और इसको इस्तेमाल करते हुए इस स्वॉर्ड को खोलने की कोशिश करता है। और फाइनली काफी कोशिश करने के बाद आर्थर ने इस स्वॉर्ड को खोल ही लिया होता है। और ये जो स्वॉर्ड होती है वाकई में काफी गजब की होती है, क्योंकि ये स्वॉर्ड जो है ये ट्रांसपेरेंट सी अज़ुर ग्लास ब्लेड जैसी है। और आर्थर को भी मानना पड़ता है कि ये जो वेपन है वाकई में काफी गजब का है और ये वाकई में इतनी अद्भुत है कि ये वेपन कहलाने के लिए भी काफी बड़ी चीज है। और तभी आर्थर को इसको चलाने में काफी दिक्कत होती है, क्योंकि ये जो स्वॉर्ड है ये वाकई में काफी हैवी है, जिसकी वजह से ये अभी के लिए इसे प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और फिर आर्थर जो होता है एक वुडन बॉक्स को देखता है और मिस्टर हेल्स्टी से माफी मांगते हुए अपनी स्वॉर्ड का प्रदर्शन इस पे करने लगता है और इसे बीच से काट देता है। और हम देखते हैं कि आर्थर ने बड़े आराम से इसे बीच से काट दिया होता है, जिसके बाद ये इस ब्लेड को काफी ध्यान से देखने लगता है और हम इसके ऊपर डवान ब्लाड WK4 लिखा हुआ देखते हैं। और जैसे आर्थर डवांस ब्लाड का नाम लेता है तो इस स्वॉर्ड की पावर एक्टिवेट सी हो जाती है, जिसकी वजह से इसके हाथ में एक झटका लगता है और इसका जो हाथ होता है इंजर्ड हो जाता है और इसका ब्लड इस स्वॉर्ड में चिपक सा जाता है। और अचानक से जो आर्थर को चोट लगी थी तो सिल्वी जो होती है इसकी चिंता करने लगती है, तो आर्थर बताता है कि ये एकदम ठीक है और इसको भी समझ में नहीं आता है कि आखिर स्वॉर्ड ने इस तरीके से रिएक्ट क्यों किया। जबकि सब जैसे स्वॉर्ड से ये ब्लड लगा होता है तो ये जो स्वॉर्ड होती है इसको एब्सॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से इसका जो साइज होता है छोटा सा हो जाता है। और आर्थर को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर अचानक से अभी अभी क्या हुआ। और जैसे ये स्वॉर्ड को उठाता है तो चौंक जाता है, क्योंकि इस स्वॉर्ड का जो पहले वेट और बैलेंस था वो पूरी तरीके से बदल गया है। और फिर ये एक बारी और वापस से अपनी स्वॉर्डमैनशिप का प्रदर्शन करता है, जहाँ पे इसको इस बारी स्वॉर्ड चलाने में
काफी ज्यादा आसानी हो रही होती है और न सिर्फ हैंडल और ब्लेड की लेंथ छोटी हुई है बल्कि इस तरीके से कस्टमाइज सी हो गई है जिससे कि ये इस बॉडी के साथ अच्छे से तालमेल बैठा सके। और वापस से आर्थर की नजर उसी वुडन बॉक्स पे जाती है और ये सोचता है कि मैंने कई बेहतर वेपन चलाए हैं और मेरे हाथों में एक ऐसी भी प्राइसलेस स्वॉर्ड थी जो कि दशकों तक मेरे हाथों में रही है, लेकिन तब भी उनसे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ है जैसा कि मुझे अभी हो रहा है। ये एकदम परफेक्टली मैच कर रही है। और फिर आर्थर जो होता है स्वॉर्ड का प्रदर्शन करते हुए एक स्लैश अटैक इस वुडन बॉक्स के ऊपर करता है और हम देखते हैं कि आर्थर का ये जो स्लैश अटैक होता है इतना शानदार होता है कि वुडन बॉक्स जो होता है काफी अच्छी तरीके से कट गया होता है। और इतने क्लीन कट को देख के आर्थर खुद भी काफी हैरान होता है और खुश भी। और वैसे तो ये काफी रेयर होता है लेकिन ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जहाँ पे मास्टर आर्टिफिशियल्स जो होते हैं ये इस तरीके के स्टाफ्स और वांड को क्रिएट कर पाते हैं जिनमें एक सिंगल यूजर के साथ बॉन्ड बनाने की एबिलिटी होती है। और बेसिकली वो जो वेपन होता है वो अपने आप में ही सेलिब्रेट करता है और माना को काफी बेहतर तरीके से मैनिपुलेट करता है वेपन और मास्टर के बीच में। लेकिन आज पहली बार आर्थर ने किसी स्वॉर्ड को अपने यूजर के अनुसार बदलते हुए देखा है और आर्थर जो होता है WK4 के बारे में ही सोच रहा होता है और सोचता है कि आखिर ये कौन है। और तभी रे जो होता है यहाँ पे आ जाता है और कहता है कि चलो चलते हैं, काफी लेट हो रहा है। तो आर्थर जो होता है ये भी यहाँ से जाने लगता है और आते हुए ये तुरंत ही एक स्वॉर्ड को उठा लेता है और कहता है कि मेरे हिसाब से मेरे लिए ये चलेगी। और इस चीज को देख के सिल्वी भी चौंक जाती है। तो आर्थर इससे कहता है कि हाँ सिल्वी तुमने बिल्कुल सही कहा। और रे जो होता है पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ मिल गया है जो कि तुम्हें पसंद आया। वैसे तो ये बाकी की स्वॉर्ड के जैसी फैंसी नहीं है लेकिन जब मैंने इसे 1-2 बार चलाया तो मुझे उनसे तो ज्यादा बेहतर ही लगी। और रे जो होता है इस स्वॉर्ड को दिखाते हुए पूछता है कि विंस तो बताओ इस पर तुम्हारा क्या कहना है। तो विंसेंट जो होता है ये कहते हैं कि इसका कुछ बारी ऑप्शन किया गया लेकिन इसके छोटे होने की वजह से किसी ने भी इस पे बोली नहीं लगाई। तो रे इसे देखते हुए कहते हैं कि वो ऐसी बात है और फिर ये भी स्वॉर्ड को चला के देखते हैं। तो विंसेंट पूछता है कि तो बताओ रे इस पर तुम्हारा क्या कहना है, क्या लगता है। तो रे जो होता है ये कहता है कि मैं बता सकता हूँ कि इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा अजीब है क्योंकि इसका जो क्रिएटर है वो इसको हल्का बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन आर्थर के साइज के हिसाब से वैसे मुझे लगता है कि यही ठीक रहेगी। मगर तभी रे का ध्यान अजूर ब्लेड पे जाती और पूछता है कि आखिर वो स्टिक तुम्हारे पास कैसी है। तो इस चीज को सुनते आर्थर के पसीने छूट जाते और ये सोचता है कि अरे नहीं फादर आपको इसे नोटिस नहीं करना था, जो भी हो मुझे शांत रहना है, हड़बड़ाना नहीं है। और फिर ये झूठ मूठ बोलते हुए कहता है कि जब मैं आसपास देख रहा था तभी मेरी नजर इस पे पड़ गई और ये काफी मजबूत और भारी सी थी इसलिए मैंने सोचा कि ये प्रैक्टिस टूल के लिए काफी अच्छी रहेगी। जबकि विंसेंट जो होता है इसे देखते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि मैंने इसे पहले कभी देखा है। और फिर ये अपने मैनेजर से पूछता है कि जेमसन क्या इसको लेके किसी तरीके का रिकॉर्ड है। तो जेमसन बताता है कि हाँ मुझे इस स्टिक का याद आया, हमारे मर्चेंट्स में से एक ने एक अजीब सी कहानी बताई थी कि एक बुढ़े ने इसे इनकी तरफ थ्रो कर दिया था, ये बड़बड़ाते हुए कि कोई भी इसके काबिल नहीं है। इस वजह से हमने कई दफा इंस्पेक्टर से बुलाया है इसको चेक करवाने के लिए, लेकिन सर जो भी हो ये आखिर में एक अजीब सी छड़ी ही है जो कि काफी अजीब सी बात है और शायद हम एक हायर टायर आर्टिफिशियल को ढूंढ सकते हैं इसे चेक करने के लिए। तो आर्थर जो होता है कहता है कि मुझे माफ कीजिए अगर ये कुछ वैल्यूबल है तो मैंने तो बस यही सोचा था कि अगर मेरे पास होती तो काफी बढ़िया बात होगी। और फिर ये अंकल विंसेंट को काफी प्यार भरी नजरों से रिक्वेस्ट करने लगता है। तो इस पर विंसेंट कहता है कि इसमें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी ये यहाँ पे पड़ी पड़ी धूल ही खा रही है तो क्यों ना तुम इसे ले जाओ। तो इस चीज को सुन के आर्थर खुश होता है, इस स्वॉर्ड को लेते हुए कहता है कि अंकल विंसेंट आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आर्थर जो होता है खुशी खुशी से यहाँ से ले जाने लगता है जबकि विंसेंट जो होता है ये ऐसे कहता है कि देखा ना तुमने, उसने मुझे अंकल कहा।